नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है कि पहला एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स अपने पास स्टोर कर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं पहला एलिमेंट ही मिनिमम है। फिर दूसरे एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक हर एलिमेंट को चेक करते हैं कि दूसरा एलिमेंट जो है ये ARR मिन इंडेक्स जो है इससे अगर छोटा है तो हम अपने मिनिमम इंडेक्स को इंक्रीज कर देते हैं कि अब ARRI जो है वो मिनिमम एलिमेंट है, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी। और आखिर में ये मिनिमम इंडेक्स भिजवा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए सूडो कोड इसी तरह लिखा जाता है। हम यहाँ पे रिटर्न टाइप वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मिनिमम। चलिए जी, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए जल्दी से। जैसे हम निकालते हैं ना ऑपरेशंस और फ्रीक्वेंसीज। और देखिए वर्स्ट केस में क्या टाइम होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और बेस्ट केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस कब अकर करेगा और बेस्ट केस कब अकर करेगा। सर वर्स्ट केस है बिग O ऑफ n। और मैं पहले बताओ वर्स्ट केस कब अकर करेगा मुझे। सर जब बिगो, जब बिगो मिनिमम नहीं। आप दीजिए, जब लास्ट सर में मिनिमम मिनिमम होगा जब। आपका लास्ट में हो। नॉट नेसेसरीली, यानी कि खाली लास्ट में होना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए। हर एक की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसका मतलब है पहले तुम्हारे पास T ऑफ n आना चाहिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेलिंग मी कि बिग O ऑफ दिस और बिग O ऑफ दिस।
हाँ भी कर लिया। यस सर। सो अब बताओ कि GN क्या है। वर्स्ट केस पहले तो पहले 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 वर्स्ट केस बताओ, किस सिचुएशन में वर्स्ट केस अराइज करेगा। सर जब हर दफा कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा। एग्जैक्टली शाबाश। जब हर दफा ये जो लाइन 3 का कंपैरिजन है ये ट्रू होगा और लाइन 4 एग्जीक्यूट होगी। वेरी गुड। और बेस्ट केस कब होगा? सर जब पहला इंडेक्स ही मिनिमम होगा सर, यानी कि पहला लाइन 3 इंडेक्स जो ही है, पहले। लाइन 3 जो है ये कंडीशन हर दफा फेल होगी और लाइन 4 कभी भी नहीं चलेगी। यही है ना? यस सर। यस सर। हाँ। जी सर। ये जो सिचुएशन, क्या सिचुएशन है कि बेस्ट केस आएगा और वर्स्ट केस आएगा, ये बेटा पता होना जरूरी है। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधी सीधी बता दी है जी। वर्स्ट केस ये है, ये जाहिर नहीं करती है कि आपकी को अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए उसका ज़रूर ख्याल रखा करो। सो चलो अब क्योंकि वो मेरा चैट काम नहीं कर रहा, तो ये देखो पहली लाइन जो है वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, एक्चुअली 1 हो रहे हैं, हम C1 कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी वर्स्ट केस की फ्रीक्वेंसीज में निकाल रहा हूँ, एक है जी। ये दूसरी लाइन जो है n दफ़ा होगी, ये 2 से शुरू हो रहा है ना, इस दफ़ा n होगा। एरे की लेंथ को अगर तुम 4 ले लो तो 2, 3, 4 और 5वीं दफ़ा आके ये लूप की कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो फॉर लूप ख़त्म होगा, तो n टाइम चलता है। ठीक है जी। अगर ये सेकेंड लाइन जो है वो n दफ़ा चल रही है तो थर्ड लाइन जो है वो n-1 दफ़ा चलेगी। और वर्स्ट केस में ये चेक जो है, कंडीशन जो चेक हो रही है ARRI इज़ लेस देन ARR min इंडेक्स जो है ये हर दफ़ा ट्रू होगा तो चौथी लाइन चला करेगी, तो चौथी लाइन भी n-1 टाइम चलेगी। ठीक है जी। इसके नंबर ऑफ ऑपरेशन C4 है और एंड में छठी लाइन जो है वो 1 दफ़ा चलेगी। ठीक है जी। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हुई, कितना चला गया C1 multiplied by 1 plus C2 multiplied by n plus C3 and C4 both multiplied by n-1 plus C5। तो ये हमारी वर्स्ट केस टाइम है। C2 plus C3 plus C4 multiplied by n, C1 माइनस, ये देखो C3 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C4 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस C4। तो इस इक्वेशन में इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 + C3 + C4, ये सारे कांस्टेंट्स हैं ना, इनको कोई एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। हम नॉर्मली C10 ही लिखते हैं। C10 multiplied by n, ये C1 प्लस है और ये C5 भी प्लस है, इन दोनों कांस्टेंट को जमा करते हैं, इसको C11 कह देते हैं। सर इसका बेस्ट केस तो यही होगा ना जब ये यार C4 1 होगा। ओ भाई ये पहले ये खत्म कर लेने दे, फिर बेस्ट पे भी आ जाए। ये C3 + C4 को जमा करके C12 कह देते हैं -C12। ये दोनों कांस्टेंट हैं C11 और C12, इनको जनाब सब इकट्ठा करके C13 कर देते हैं। C10 multiplied by n plus C13। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है। इसका ये जो कोएफिशिएंट होता है इसको C कह देते हैं और इसको GN कह देते हैं, क्योंकि C तो नहीं कहते हैं, ये GN कह देते हैं और इसको बाकी इग्नोर कर देते हैं, तो GN इज n। तो इसका मतलब है ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब बेस्ट केस कर लेते हैं। बेस्ट केस में भी आपके साथी ने कहा था बेस्ट केस वो है कि जब जिसमें C4 1 हो। C4 1 नहीं हो, C4 0 हो। समझ आ गई ना? 0 होगा। जी सर 0 हो।
वो गलती में मान के आज 0। कोई बात नहीं मानो। तो आपके साथी ने कहा था कि जब लिस्ट में पहला एलिमेंट जो है वही सबसे छोटा हो, ठीक है। सो अब इसमें ये 1 होगा, ये दूसरी लाइन जो है ये भी n दफ़ा ही चलेगी, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो भी C2 ही होंगे। तीसरी लाइन जो है वो n-1 टाइम ही चलेगी, क्योंकि इसने तो हर दफ़ा कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन फेल हो जाया करेगा, लाइन 4 जो है कभी नहीं चलेगी। ऑफ कोर्स लाइन 5 ने तो एक दफ़ा चलना ही है, रिटर्न तो करना ही है। अब ये C1 मल्टीप्लाइड बाई 1, C2 मल्टीप्लाइड बाई n, C3 मल्टीप्लाइड बाई n-4, C4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस C5 मल्टीप्लाइड बाई n, ये आपका बेस्ट केस है, ये बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये देखिए C4 मल्टीप्लाइड बाई n-1 जो था, जो कि वर्स्ट केस में हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे C4 मल्टीप्लाइड बाई 0 था, क्योंकि 0 होता है, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, आपको यहाँ पे C4 नजर नहीं आ रहा। ये अब आप बास किताबों में देखेंगे कि उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि बेस्ट केस इज बिग O ऑफ n, बेस्ट केस इज बिग O ऑफ n, ठीक है। टेक्निकली ये दुरुस्त नहीं है, ये इसलिए मैंने ये बेस्ट केस इज बिग ओमेगा ऑफ n, ठीक। कोई भी लिस्ट दे दें, इससे कम टाइम में नहीं चलेगी, वो इसी टाइम में चलेगी, ठीक है जी। और ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। अब पिछली क्लास में बड़ी जल्दी में देखा था कि देखो इसके वर्स्ट केस में भी g ऑफ n जो है n है, इसके बेस्ट केस में भी g ऑफ n जो है वो n है। तो अगर बिग O ऑफ n और बिग ओमेगा ऑफ n, इन दोनों में g ऑफ n सेम है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो ये थीटा ऑफ n है, ये टाइट बाउंड है। लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये टाइट बाउंड है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। अब समझ आ गया बेटा थीटा ऑफ n? जी सर। हाँ, चलिए जी। अब अगली चीज जो हम करना चाह रहे हैं, इसको यूज करना चाह रहे हैं। अब ये पहली एग्जांपल है कि हम अपने कोड में किसी फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है, और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट करना चाहते हैं, ये आप लोग पहले करके आए हुए हैं, सो इसका ये एक किस्म का रिव्यू है जी। ये उसका एक किस्म का 33,000 फुट का सूडो कोड है, ठीक है, या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। हम करते क्या हैं जी, मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करते हैं करंट लिस्ट से। ये करंट लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैंने जानबूझ के खाली लिस्ट लिखने की बजाय करंट लिस्ट लिखा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ करंट को। जब मिनिमम एलिमेंट फाइंड हो जाए, हम लेट्स से मिनिमम लेते हैं, तो फिर हम जनाब साहब उसको मिनिमम एलिमेंट को पहले एलिमेंट से या आखिरी एलिमेंट से, करंट लिस्ट की पहले एलिमेंट या आखिरी एलिमेंट से उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये पहले 2 स्टेप बार बार करते रहते हैं जब तक कि लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती, ठीक है जी। अब ये सिलेक्शन सॉर्ट जो है ये भी आपने पहले की हुई है, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट का कोड दोबारा लिखो, लेकिन ये जो फाइंड मिन किया था इसे तुमने यूज करना है, फाइंड मिन को यूज करना है। मिन का कोड उसमें नहीं लिखना जो आपने पहले ITC में या PF में किया होगा, उसमें ये कोड जो है ये इनर लूप बनता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अभी वो नहीं करना, इस फाइंड मिन को यूज करना है। इसमें अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करनी है आपने तो बेशक चेंजेस कर लीजिए। सो सॉर्ट का फंक्शन लिखिए यूजिंग दिस फाइंड मिन, वो आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। कर लोगे? कर लोगे? सही करके देखते हैं। हाँ,
चलो ठहर जाओ, मैं तुम्हारे साथ जो है ना थोड़ा सा इसको ड्राइव ये कहते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर शायद तुम्हारे लिए करना आसान हो जाए। तो फर्ज करो ये हमारे पास लिस्ट है जो तुम्हें नजर आ रही है, ठीक है, ये लिस्ट है, ये ऊपर इंडिसेस दिए गए हैं, 6 एलिमेंट की हमारे पास लिस्ट है, इसे हमने इस सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम को यूज करते हुए सॉर्ट करना है। तो हमारे पास करंट लिस्ट जो है ये 6 एलिमेंट की है, ये ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं सारे, ठीक है जी। इसमें से हम मिनिमम फाइंड करते हैं, स्टेप 1 ने मिनिमम फाइंड करना है। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 1 5th इंडेक्स पे है सर। 5th इंडेक्स के ऊपर है, बिल्कुल ठीक। मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ तो आपको नजर आ जाएगी, ये मिनिमम फाइंड किया, ठीक है, ये ग्रीन एलिमेंट है। अब इसको, ये जो करंट लिस्ट है इसके आखिरी एलिमेंट से मैं स्वैप कर देता हूँ, इन 2 एलिमेंट को स्वैप कर देता हूँ, यही कह रही है स्वैप कर, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप जो है ये देखिए मैंने स्वैप कर दिया, 3 इधर ले आया, 1 इधर ले गया, ठीक है। इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने नीला कर दिया है, इसलिए नीला कर दिया है कि एक जो है ये अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गया है, ठीक है जी। अब मेरी करंट लिस्ट जो है ये जो ब्लैक एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इनके ऊपर है, इसकी लेंथ एक कम हो गई हुई है। अब ये स्टेप, हाँ, दोबारा स्टेप 1 चला रहा हूं, इस लिस्ट पे चला रहा हूं, ये करंट लिस्ट है। अब 5 एलिमेंट वाली लिस्ट करंट लिस्ट है, ओरिजिनल जो थी 6 एलिमेंट वाली अब वो करंट लिस्ट नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि इससे पिछले फेज में, ये 2 स्टेप्स का एक फेज है, पिछले फेज में मैं लिस्ट में सबसे जो छोटा एलिमेंट था उसको उसकी करेक्ट पोजीशन में डाल चुका हुआ हूँ। जब पूरी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी तो 1 यहीं पे रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए अब मैंने बाकी जो है वो करंट लिस्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता तो फिर वो मिनिमम उसने यही बताना था। समझ आ गया ना? अगर मैं 6 एलिमेंट की लिस्ट को दोबारा कहता मुझे मिनिमम बताओ तो उसने फिर मुझे 1 ही बताना था, तो सारा एल्गोरिदम इन्फिनिट टाइम चलना था और कभी शायद खत्म ना हो, यानी सॉर्टिंग ना होती। इस करंट लिस्ट में से ये फाइंड मिन के एल्गोरिदम को अब ये लिस्ट भिजवाई है 5 एलिमेंट की, और कहा है मुझे बता मिनिमम इंडेक्स कहाँ पे है। उसने कहा जी ये 2 है, करंट इंडेक्स है। सो अब स्टेप 2 में ये इस मिनिमम एलिमेंट को इस करंट लिस्ट की, ये जो हाईलाइटेड तुम्हें नजर आ रहे हैं, इसके आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर दो। इस 2 को, ये करंट लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, इससे स्वैप कर दो। सो इससे स्वैप किया तो 3 इधर आ गया और ये 2 इधर आ गया। अब 2 जो है अपनी सॉर्टेड पोजीशन में करेक्ट जगह के ऊपर पड़ा, ठीक है। अब जो लिस्ट है वो ये बन गई थी, ठीक है। थर्ड फेज, अब इस करंट लिस्ट में को मैं अब फाइंड मीन को दोबारा भिजवाता हूं, इस करंट छोटी करंट लिस्ट। क्या आप बताओ जी मिनिमम कहाँ है? वो कहता है जी मिनिमम ये है, इसको हम ग्रीन कर देते थे, ये ग्रीन कर देते। स्टेप 2 कहता है इसको करंट लिस्ट के आखिरी एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। आखिरी एलिमेंट कौन सा है? 6। सो 6 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 6 इधर आ गया, ये 3 इधर चला गया, और 3 अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गया है। मैं इसका कलर ब्लू कर देता, ठीक है जी। अब करंट लिस्ट जो है ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स की रह गई। चौथा फेज, लिस्ट, ये करंट लिस्ट जो है ये मैं फाइंड मिन को भिजवाता हूं और वो मुझे भिजवाता है इंडेक्स मिनिमम जो है वो इसका इंडेक्स भिजवाता है। अब हम स्टेप 2 में करते हैं, इसे जो है वो लिस्ट के
आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर दे। यही लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, इससे स्वैप करेगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट फेज में जाते हैं। अब हम लिस्ट को, फाइंड मेन को ये वाली लिस्ट भिजवाते हैं। नाउ दिस इज द करंट रिमेनिंग लिस्ट, बल्कि टू बी मोर आपको ताकि ज़हन में आ जाए, करंट रिमेनिंग लिस्ट छोटी होती जा रही है। रिमेनिंग लिस्ट, ठीक है जी। सो 6 और 5 भिजवाया फाइंड मेन को। उसने कहा जी इसमें छोटा एलिमेंट ये है, या और इसका इंडेक्स भिजवा दिया उसने हमें। अब इसको हमने करंट रिमेनिंग लिस्ट के आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर दिया। इसको इससे स्वैप कर दिया। 5 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 6 इधर आया, 5 इधर आया। अब रिमेनिंग लिस्ट जो है हमारी एक एलिमेंट की रह गई है। एक एलिमेंट की रिमेनिंग लिस्ट जो है उसमें से मिन भी यही है, ठीक है ना जी। इसकी आखिरी पोजीशन भी यही है। मिल जाएगा तो यहीं पे इसने रहना है, कहीं और नहीं जाना। इसलिए जो है आखिरी एलिमेंट के ऊपर हम ये स्टेप 1 और स्टेप 2 का फेज चलाते ही नहीं है। तो ये देखिए आपका सिलेक्शन सॉर्ट ने आपकी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। समझ आ गया जी इन डिटेल? यस सर, समझ आ गया। अब बेटा कोड लिख दो। ये फाइंड मेन के फंक्शन को यूज करना है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है बेटा तो कर लो। तो यू हैव 5 मिनट्स टू डू इट जी। और मुझे जो है मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया पहले करवाता, आप तो जो मसला सारा खत्म हो चुका। सो लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। तो ये हमारा टी ऑफ एन है। किसका टी ऑफ एन है? ये फाइंड मीन इंडेक्स का टी ऑफ एन है, प्लस C2 दिस इज इक्वल टू, हमें C की वैल्यू नहीं पता, लेस देन और इक्वल टू C, और इक्वल टू C G ऑफ n, इस केस में n होता है, प्लस C2, ठीक है। यही है ना? ये दो लाइनें समझ आ गई बेटा? यस सर। यही चीज अब इसकी जगह ये लिख देते हैं। So this is, now we will say this is less than or equal to C1 n plus Cn plus C2 multiplied by n minus 1। यही हाल यहाँ पे भी होगा, यही हाल यहाँ पे भी होगा ना बेटा? Yes sir. So this will be another C multiplied by n raised to the power 0 plus C3 multiplied by n minus 1।
अब n रेज़ टू द पावर 0 हमें पता है बेटा 1 होता है, ठीक है। नाउ वी कैन से इट इज 1। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा था, मैं यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूँ। इसका मतलब है अब जो मैं लाइन लिखूंगा वो इसके बराबर होगी, और ये लाइन जो है ये इससे या छोटी होगी या इसके बराबर होगी, सॉरी इससे बड़ी होगी या इससे बराबर होगी। ये मैथ यूं चलता है, बार बार लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा जाता। अब n वाली टर्में अलहदा कर लेते हैं और बाकी टर्में अलहदा कर देते हैं। अब ये देखो C1n है और ये C2n है, और एक n ये है इस, ठीक है। ये वाला C1 C मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई n, ये खुद घर से जाके ये ठीक है, और प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाई n है, वो n स्क्वायर की टर्म है। Cn मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये C मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, ये वाहिद स्क्वायर की है। ये ठीक है ना, ये बात समझ आ गई है ना। ये Cn जब इस n से मल्टीप्लाई होगा तो Cn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और यस सर। अरे कांस्टेंट खुद ही कर लेना। ये इस C माइनस C2, ये C1 प्लस C3, ये मल्टीप्लाइड बाई -1, ये खुद कर लेना, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे एक और टर्म भी आ रही है माइनस C, ठीक है। ये Cn मल्टीप्लाइड बाई -1, ये माइनस Cn। सो अब ये इक्वेशन जो बनी है वो बनी है, खुदा भला करे, को जमा तफरीक करके C10 कह देते हैं। C10 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, और उसके बाद ये कुछ जो भी प्लस माइनस आया है यहाँ पे, इसको C12 लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? ये डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है। कोएफिशिएंट छोड़ देते हैं, जो बाकी बचता है वो n स्क्वायर है। इसका मतलब है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n स्क्वायर। ये समझ आ गया n स्क्वायर कैसे आया? जी सर। अब ये देखते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ n स्क्वायर इस तरह है ना कि सबसे बड़ी जो इसमें टर्म है वो n स्क्वायर की है ना। हाँ बेटा, तो बाकी इग्नोर कर देते हैं। पिछली दफ़ा मैंने आपको एक कंक्रीट एग्जांपल दे के भी बताई थी, अगर n जो है वो 10,000 है तो इसके ऑपरेशंस कितने होंगे और इसके ऑपरेशंस कितने होंगे। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो हम इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बिग ऑफ n स्क्वायर आ गया। अब आखिरी सवाल रह गया है कि इसका वर्स्ट केस क्या होगा और इसका बेस्ट केस क्या होगा। क्या इसका वर्स्ट केस? अगर तो वो ऑर्डर में है, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि पूरी, तो वो उसका बेस्ट केस होगा। अगर वो ऑर्डर में नहीं है, यानी कि उसका सबसे जो उसमें है 6 1 उसना सर जो असेंडिंग ऑर्डर में है वो वर्स्ट केस होगा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो बेस्ट केस होगा। वो कैसे? इनमें से बताओ कौन सी लाइन चलेगी, कौन सी लाइन नहीं चलेगी। यहाँ तो हमने देखा था ना, बेस्ट केस में ये लाइन चल नहीं रही थी, वर्स्ट केस में ये चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ बेस्ट केस में थर्ड लाइन चलेगी। और चुप कर, ये बंद कर दे यार, ये कर बोलने के बाद फौरन बंद कर दे बेटा। ये लाइन भी हर दफा चल रही है, ये लाइन भी हर दफा चल रही है।
जी सर, इसमें मैं तो इसका बेस्ट केस एज सच कोई नहीं है, इसका कोई भी वर्स्ट केस एज सर सच जी। कोई नहीं है, ये यही जी है। सर। इसका बेस्ट केस भी यही है, वर्स्ट केस भी यही है, क्योंकि इसका बेस्ट केस जो है वो भी बिग O ऑफ n है, इसका वर्स्ट जो केस जो है ये बिग ओमेगा ऑफ n है। इसका मतलब अभी देख के आया ऊपर, इसका मतलब है ये टाइट जी बाउंड सर। है, क्या मतलब है ये टाइट बाउंड है, ये टाइट बाउंड है, थीटा n है। अब हर एलिमेंट के लिए इसने ये कॉल होना है, और इसने हर दफा बिग O ऑफ n या थीटा n हमें देना है, ठीक है, बिग O ऑफ n या थीटा ऑफ n देना है, और उसके बाद इस लाइन ने जरूर चलना है। तो इसका वर्स्ट केस जो मर्जी ले लो, चाहे सॉर्टेड है चाहे अनसॉर्टेड है, चाहे डिक्रीजिंग में सॉर्टेड है चाहे इंक्रीजिंग में सॉर्टेड है, हर सूरत में इस फाइंड मिन ने n-1 दफा कॉल होना है और इस लाइन ने n-1 टाइम चलना है, ठीक है जी। एग्जैक्टली यही निकलना है और कुछ नहीं निकलना। तो वर्स्ट केस भी यही है, बेस्ट केस भी यही है। वो बंद कर दे हुए, इसका मतलब है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो टाइट बाउंड है, दैट इज थीटा n स्क्वायर। ये समझ आ गया बेटा? ये सर लेकिन ये तो इस केस में टाइट बाउंड है ना, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी ये चीजें तीनों को डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर केस में ये हम इसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, मैंने जेनेरिक की बात ही नहीं की है, क्योंकि इस लाइन ने और इस लाइन ने हर दफा चलना ही चलना है, और उसमें एक्चुअल काम जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, बड़ा काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और इस फंक्शन को अभी थोड़ी देर पहले हम देख आए हैं, इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों को केसेस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है, बिग O ऑफ n बिग ओमेगा ऑफ n है। इसलिए सिलेक्शन सॉर्ट जो कि इसको यूज कर रही है उसके बेस्ट केस और वर्स्ट केस में कोई फर्क नहीं होगा। ये बात समझ आ गई बेटा? सर एक कंफ्यूजन है। जी सर। जी सर पहले अगर हम लेंथ लेते हैं 5, मतलब अरे के एलिमेंट्स हैं 5, तो आप ये फंक्शन कॉल करते हैं, पहले वो चलेगा n टाइम्स, फिर चलेगा n-1, फिर n-2, ये तो अरिथमेटिक सीरीज नहीं फॉलो करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हर दफा जब इसको 5 मिलेगा तो इसके लिए तो n 5 है, अगली दफा n 4 है, अगली दफा n 3 है, अगली दफा n 2 है। तो वो फार्मूला वो बनाओगे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा उसको जब खोलोगे तो n स्क्वायर वाली एक टर्म आएगी, बाकी n वाली टर्म आएंगी। तो छोटी टर्म में तुम इग्नोर कर देते हो और बड़ी टर्म लेते हो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, फिर भी O ऑफ n स्क्वायर आएगा। क्या कहता है? ठीक है सर जी, हाँ जी ठीक है ना। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये बल्कि 4 लाइनें हैं, ये इसको उठाओ यहाँ से कॉपी, और ये मिन की जगह ये लाइनें लिख। अब तुम्हारे पास यही सीरीज बन जाएगी, और जब ये सीरीज बनेगी तो फिर ये n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 या n+1 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, फिर n स्क्वायर प्लस n-n समथिंग आएगा, लार्जेस्ट डिग्री वाली टर्म जो है फिर n स्क्वायर आएगी, तो वो फिर n स्क्वायर ही निकलेगा। यहाँ पे n जो है हर दफा n की वैल्यू है देखो चेंज हो रही है, लेकिन जेनेरिकली हम उसे n ही कहते हैं। पहली दफा n एलिमेंट्स जाएंगे, दूसरी दफा कॉल होगा n-1 एलिमेंट जाएंगे, तीसरी दफा कॉल होगा n+n-2 जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और लाज़मी बात है जब आखिरी दफा जाएगा तो उसकी लेंथ 1 होगी, सो 1 से लेके n तक ये सीरीज बन गई है, अरिथमेटिक सीरीज बन गई है, ठीक है, बल्कि 2 से लेके n तक, ठीक है। तो वो आ जाएगा n+2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टिल इट इज n स्क्वायर। ठीक है, अब समझ आ गया? तो सर हमने यहाँ पे n स्क्वायर क्यों नहीं लिखा?
वो लिखा तो है यार, नहीं ये मल्टीप्लाइड बाई n-1 जब किया है तो ये देखो ये स्क्वायर नहीं आ गया, इसी की वजह से नहीं ये स्क्वायर आया, ये cn मल्टीप्लाइड बाई n-1 ये n स्क्वायर नहीं आया, इसी की वजह से तो n स्क्वायर आया। और किस वजह से आया? सर वो तो आया है ना हमारी अभी की ये इस लाइन की उससे फ्रीक्वेंसी से, ये जो n-1 है और उसके ऑपरेशन से वो जो फंक्शन का ऑपरेशन है। जी मैं कह रहा हूँ कि ये जहाँ पे हमने O ऑफ n लिखा है इसकी जगह क्या लिखें? और नहीं यार, मेरे इस फंक्शन की अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जब ये एक दफा चलता है तो ये एक दफा के लिए तो देख रहे हैं, एक दफा इसके चलने में इतना टाइम लगता है, कितनी दफा चलेगा? इतनी दफा चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे भी तो यही किया ना, एक दफा चलने का ऑपरेशन काउंट ये है, कितनी दफा चलेगा ये है, तो टोटल कितने ऑपरेशंस करेगा? C1 मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक सर। तो लाजिम बात है फाइंड मेन जो है जब वो n-1 टाइम चलेगा तभी n स्क्वायर देगा ना, चाहे इसका कोड यहाँ पे अलग लिखो या इसका कोड उठा के इसके बीच में लिख दो, इसकी जगह लाइन 2 की जगह ये 5 लाइनें लिख दो। जब ये बार बार चलेगा तब n स्क्वायर कंट्रीब्यूट करेगा ना ऑपरेशंस में। ठीक है, ठीक सर। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर यहाँ पे आपने सिलेक्शन सॉर्ट की सेकंड लाइन के ऑपरेशंस O ऑफ n लिखे हैं, क्योंकि ये टाइट बाउंड है तो हम यहाँ पे ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते थे। आप थीटा, वो टाइट बाउंड में थीटा लिखते हैं बेटा, बिल्कुल थीटा ऑफ n पे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो सर फिर स्वैप के लिए भी वही लिखना था, थीटा ऑफ n, उसके लिए भी फिर थीटा ऑफ n ही लिखेंगे। और अगर ऐसे दो फंक्शंस आ जाएं कि ऊपर वाले की डिफरेंट और नीचे वाले की थीटा ना हो, फॉर एग्जांपल, ऊपर वाला का कुछ और, उससे क्या फर्क पड़ता है? इक्वेशन में ये चीज आ जाएगी, जो इक्वेशन में जब चीज आके C ऑफ n की केसेस में लिखेंगे तो अपने आप वो चीज आ जाएगी। कोएफिशिएंट देखो बेटा, हम ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? इसका कोएफिशिएंट अगर ये थीटा होता, इसका कोएफिशिएंट छोटा होता, ये बिग होता, इसका कोएफिशिएंट बड़ा होता, हम वैसे ही एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कोएफिशिएंट्स इग्नोर कर देते हैं। क्या ख्याल है? सही सर, ठीक हो गया। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ये देखो जितना इसका C जो मर्जी था, छोटा होता, बड़ा होता, बहुत बड़ा होता, हमने फिर भी इग्नोर कर देना था, बिग ऑफ n स्क्वायर ही रहना था। ये 1 होता, 10 होता, लाख होता, हमने इग्नोर कर देना था। बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो कल 11:05 पर क्विज स्टार्ट हो जाना है उसका इंसर्शन सॉर्ट का, और मंडे को क्विज होना है। ये जो तुमने असाइनमेंट जमा करानी है मंडे को, उसका चलो मंडे को नहीं करते, ट्यूसडे को कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर मंडे को पूछ लेना। सो ट्यूसडे को तुम्हारा क्विज जो है, ये जो असाइनमेंट आज जमा होनी है उसके ऊपर क्विज जो है वो ट्यूसडे को होगा, और इंसर्शन सॉर्ट पे क्विज कल एग्जैक्ट 11:05 पे शुरू हो जाएगा। ठीक है सही। जो असाइनमेंट क्विज होगा वो जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उनमें से ही यानी कि आएगा ना? नहीं के क्वेश्चन में से नहीं, नहीं। वो अगर मैं उसमें मामूली चेंज करूंगा। अगर वो खुद किए हुए हैं तो तुम वो भी कर लोगे, अगर खुद नहीं किए हुए किसी से देख के किए हुए हैं तो तब नहीं कर पाओगे। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं ऐसा क्विज दूंगा कि जो असाइनमेंट में कोई सवाल उस किस्म का नहीं होगा और वो दे दूंगा, उन्हीं को मिक्स एंड मैच करा के दे दूंगा। ठीक है, अगर खुद किया तो वो कर लोगे। ठीक है, चलो भाई, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो, वरना फिर अल्लाह हाफिज। सर होमवर्क आपने दिया वो जमा कराना? होमवर्क में नहीं, होमवर्क मैंने जानबूझ के नहीं दिया। आज वो जो मैंने पिछली क्लास में कहा था होमवर्क, आज वो बाकायदा एज एन असाइनमेंट आएगा और उसकी जो सबमिशन टाइम होगी 24 घंटे बाद की होगी। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
मतलब कोई नहीं है